ठीक है, हम लोग फिर से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग आज जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल में जितना भी हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा है वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हर वैरायटी का एक एक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये देखिए पहला सवाल आपके सामने आया है। क्या सवाल है? 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर कैरीज ए कांस्टेंट करंट, द वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप। एक मीटर तार लंबा है, उसे सर्कुलर लूप के रूप में कन्वर्ट किया है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप इज बी, द सेम इज नाउ बेंट टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस टू हैव 4 टर्न्स इन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस न्यू लूप। मतलब ये कह रहा है कि एक बड़ा सर्कुलर लूप है, ठीक, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब उसको ब्रेक करके 4 टर्न्स के लूप में कन्वर्ट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी। इस तरह के सवाल करने की जो वर्किंग मैं आपको सिखाता हूं, इस क्वेश्चन को ये रख दीजिए, वर्किंग पहले समझिए एग्जैक्टली क्या होता है। मान लीजिए एक बड़ा लूप है, ठीक, एक बड़ा लूप है, उसमें करंट बह रही है आई, उसकी रेडियस है आर और मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे हो गई बी। ये हो गया बड़ा लूप, ठीक। तो बड़े लूप की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाओ तो क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटे आर। ये हो गया आपका बड़े लूप के लिए। किसके लिए हो गया? ये जो बड़ा वाला लूप है उस पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब क्या कह रहा है? द सेम इज नाउ बेंट इनटू फॉर्म ए सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस। अब कह रहा है यदि इसी बड़े लूप को स्मॉलर रेडियस के लूप में कन्वर्ट कर दें, मान लो एन लूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं एक आपको केस सिखा रहा हूं। मान लीजिए एक करंट लूप है जिसमें करंट है आई, रेडियस है आर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड बताओगे म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। यही होता है। सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में पाई का टर्म नहीं होता, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटे आर हो गया। अब मान लीजिए इसे एन टर्न्स में ब्रेक करके एन टर्न्स का लूप बना दिया जाए, इसको एन टर्न्स का लूप बना दिया जाए, एन फेरों का लूप, एन टर्न्स का लूप बना दिया जाए तो लूप थोड़ा छोटा हो जाएगा। मान लो इसकी रेडियस आर हो जाएगी। अब एक टर्न पे करंट कितनी है? आई। एन टर्न्स होंगे, यदि एन टर्न्स होंगे तो करंट हो जाएगी एन आई, ठीक। अब इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी? एक फेरे की लंबाई बनती 2 पाई आर डैश। टोटल ये एन टर्न्स है तो 2 पाई आर इंटू एन डैश। और ये पूरा तार आया कहां से है? बड़े वाले लूप के तार से तो बन के आया। तो बड़े वाले लूप की लंबाई कितनी होगी? 2 पाई कैपिटल आर। यहां से 2 पाई कैंसिल, आर डैश बराबर आर बाई एन हो जाएगा। तो जो नया छोटा लूप बना ये बिगर लूप है और इस बिगर लूप को तोड़ के एन टर्न्स का स्मॉलर लूप बनाया गया है, ठीक। तो जब स्मॉलर लूप बनाया गया तो एन टर्न्स का, तो एक बार में जो करंट बह रही है वो आई होती है। अब इसको ब्रेक करके यदि एन टर्न्स बनाओगे तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? एन आई हो जाएगी, ठीक। अब इसकी रेडियस थोड़ी छोटी हो जाएगी तो एक फेरे में जो लंबाई होती है वो 2 पाई आर डैश होगी। एन फेरों में लंबाई 2 पाई आर डैश इंटू एन, और ये पूरे तार की लंबाई इस बड़े वाले लूप की लंबाई के बराबर ही होगी, मतलब 2 पाई कैपिटल आर। तो यहां से आर डैश निकल आया। अब यदि स्मॉलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो फॉर्मूला लगाओगे म्यू नॉट अपॉन 2 आई की जगह आई अपॉन आर था, आई की जगह क्या यूज करोगे? एन आई। और आर की जगह क्या यूज करोगे? आर बाई एन। आई की जगह यूज करोगे एन आई और आर डैश की वैल्यू क्या है ये बताओ? आर बाई एन। तो ये स्मॉलर लूप का हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एन ऊपर आ जाएगा तो एन स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, और म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर बड़े वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर पी। ये आपका रिजल्ट हो गया। ऐसा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी बड़े लूप को जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है ब्रेक करके एन टर्न्स के सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो नई मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। समझ पा रहे हो? किसी बड़े लूप को, बड़ा सर्कुलर लूप है जिसकी में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है और उस लूप को ब्रेक करके एन टर्न्स का लूप बना दिया जाए
तो करंट उसकी एन आई हो जाएगी और रेडियस और छोटी हो जाएगी आर बाई एन। तो करंट इसकी एन आई हो गई और रेडियस इसकी अब आर बाई एन हो गई। तो नया मैग्नेटिक फील्ड ये वाला एन ऊपर चला गया, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। एन स्क्वायर टर्न्स मतलब कि यदि नंबर ऑफ टर्न्स तुम 2 गुना करोगे तो नई मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो जाएगी। यदि नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम्स करोगे तो नई मैग्नेटिक फील्ड 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, तो इसमें वही बात है, the same is now bent into form of loop of smaller radius to have a 4 turns in the loop। देखो भाई, बड़े वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड B थी, अब इसको तोड़ के 4 टर्न्स के लूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो नई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो 4 का स्क्वायर बनेगी, मतलब 16 भी बनेगी। तो जो इसका आंसर होगा वो 16 भी होगा। ये सबको क्लियर हुआ? मतलब यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी छोटे वाले एन टर्न्स के लूप पर वो 16 भी होगी। ये क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल ध्यान दो बेटा। A long wire carrying a current I is bent into circle of radius r। एक यहां सर्किल है, सर्किल ऑफ रेडियस r, circle of radius r as shown in figure। The magnetic field at center O of the circular loop। इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैंने इस तरह के सवाल सॉल्व करने का तरीका तुम लोगों को बोला था कि यहाँ 2 चीजों पे ध्यान देना। यहाँ 2 डायग्राम बन रहे हैं, एक तो ये सर्कुलर लूप बन रहा है और एक स्ट्रेट वायर बन रहा है। सर्कुलर लूप का नाम दे दो 1, स्ट्रेट वायर का नाम दे दो 2। ठीक है, यहाँ 2 तरह के शेप बन रहे हैं, एक तो ये सर्कुलर लूप बन रहा है और एक ये स्ट्रेट वायर बन रहा है। इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पहले सर्कुलर लूप के कारण निकाल लेते हैं, B1 सर्कुलर लूप के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? जैसी करंट वैल्यू हिसाब से उंगलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ बेटा? जिस तरह से करंट जा रही है उस तरह से उंगलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी बाहर, बाहर मतलब डॉट। तो म्यू नॉट अपॉन 2 I बटे R हो गया। कोई दिक्कत तो इस बात पर? देख लो, यहाँ 2 शेप हैं, एक सर्कुलर लूप है और एक स्ट्रेट वायर है। ये जो शेप है वो सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 I बटे R होता है। डायरेक्शन की बात करो तो उंगलियों को करंट के हिसाब से मोड़ेंगे, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा। चलो अब दूसरा देखते हैं, V2 स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? अंगूठे को करंट के ऊपर रखेंगे, उंगलियों को ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ फैलाएंगे, हथेली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी। बोलो बच्चा, स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अंगूठे को करंट के ऊपर रखेंगे, उंगलियों को ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ फैलाएंगे, हथेली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो ये भी आउटवर्ड होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बटे R। ठीक है। अरे भाई ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर के लिए है, और ये किसके लिए है? स्ट्रेट वायर के लिए। यही तो बात है। फिर से देखो, सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड में नीचे पाई का टर्म नहीं होता है। देख लो, करंट ऐसे जा रही थी तो उंगलियों को हमने करंट के हिसाब से मोड़ा, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। तो ये सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, म्यू नॉट अपॉन 2 I बटे R। फिर ये वायर सीधा जा रहा है तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। अंगूठे को करंट के ऊपर रखा, उंगलियों को ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ फैलाया, हथेली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड होगी। इन दोनों को जोड़ लो तो म्यू नॉट अपॉन 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, I बटे R कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1। ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। आप चाहें तो इस पाई को एलसीएम ले लीजिए, तो ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R हो जाएगा, अंदर पाई प्लस 1 बन जाएगा। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इन ब्रैकेट पाई प्लस 1। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इन ब्रैकेट पाई प्लस 1। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ये सबको क्लियर हुआ?
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस पाई प्लस 1, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मतलब ये जो सवाल छोटे छोटे किए जा रहे हैं, इससे आप सीख रहे हैं कि भाई हाँ, जो वैरायटी है वो सॉल्व कैसे करनी थी। जैसे ये सवाल है, ए प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। देखिएगा, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, ठीक, अच्छी बात है। प्रोटॉन इज, देखो जेड एक्सिस किधर होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और इधर बाहर की तरफ होता है जेड एक्सिस। यही तो बात होती है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ होती है, ठीक, अच्छी बात है। एंड प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, ये प्रोटॉन जो है वो जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस है। तो प्रोटॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगा, प्रोटॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगा? तो देखो एक तरीका ये भी है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसे हम डी आई कैप कह सकते हैं। प्रोटॉन का मोशन जेड एक्सिस की तरफ है, तो इसे जे कैप भी कह सकते हैं, सॉरी जे नहीं, के कैप। ठीक, अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहां पे इस फॉर्मूले में रख दो Q, V की जगह क्या ले लोगे, V K कैप, B की जगह क्या ले लोगे, V I कैप। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू Q V B K कैप क्रॉस I कैप। अब आप लोगों ने पढ़ा है I J K, तो यदि K क्रॉस I करेंगे तो क्या मिलेगा, J कैप। तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा Q V B J कैप। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, J कैप, मतलब Y एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सीखो सीखो सीखो। देखो भैया, हमने कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोटॉन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, हमसे दो तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको एक वेक्टर मेथड से सॉल्व करके दिखाया। देखो कैसे किया, क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, प्रोटॉन जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हमने वेलोसिटी को लिख दिया v कैप, k कैप, क्लियर। बोल रहा है प्रोटॉन जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी को हमने लिख दिया v k कैप, लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने लिख दिया b i कैप। अब आपसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स जानना चाहता है, प्रोटॉन किस तरफ लेगा, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता था, Q इंटू V क्रॉस B होता था। ये सवाल जानबूझ के किया इस तरह से, जिससे आप सीख सकें कि वेक्टर फॉर्म कैसे अप्लाई होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q V क्रॉस B होता था। तो वेलोसिटी कह रहा है कि मोशन जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी हो गया v k कैप। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई b i कैप। ये कांस्टेंट है Q V B हमने बाहर निकाल लिया, ये k क्रॉस I निकालना है। k क्रॉस I कैसे निकालते हैं, I J K कैप का हम ऐसे सर्कुलर पाथ लेंगे, तो I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है, K क्रॉस I क्या होगा, J। तो K क्रॉस I को हम J लिख सकते हैं, K क्रॉस I को क्या लिख सकते हैं, J। अब K क्रॉस I को J लिख सकते हैं, J मतलब along y एक्सिस। एक तरीका और है, हम लोगों ने सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन, क्या सिखाया था, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन, उंगलियां और अंगूठा, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मोशन पॉजिटिव चार्ज बताता है, हथेली फोर्स बताता है। अब देखो सवाल क्या है, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस, मोशन ऑफ चार्ज जेड एक्सिस तरफ, तो अंगूठा हमने बाहर कर लिया, अरे हम इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसे जेड एक्सिस बोलते हैं। तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जेड एक्सिस की तरफ है, तो प्रोटॉन जेड एक्सिस की तरफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हो गई, तो फोर्स कहां लगेगा, वाई एक्सिस की तरफ। देखो उंगलियां और अंगूठा, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, प्रोटॉन मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, हथेली डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, तो यहां डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस होगा,
ठीक, ये सबको क्लियर हुआ? तो हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों तरीके से निकाल लिया, डायरेक्शन वाले मेथड से भी देख लो, प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस तो प्रोटॉन बाहर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फैला दी, हथेली डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको देना। दूसरा तरीका है, हमने इसको वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस की तरफ बोल रहा था तो हमने बी आई कैप कर लिया। फिर बोल रहा था मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जेड एक्सिस की तरफ है तो उसको हमने वी के कैप कर दिया। अब हमें फोर्स के बारे में पता करना था तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q V क्रॉस B होता है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर क्रॉस प्रोडक्ट K क्रॉस I कर लिया, तो K क्रॉस I क्या होगा J, तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक फोर्स Q V B J कैप आ गया। J कैप को देखकर ये समझ सकते हैं कि हमारा फोर्स किधर लगेगा, Y एक्सिस की तरफ लगेगा। सबको समझ में आया? ये इसको देख के ही समझ में आया कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो Y एक्सिस की तरफ ही लगेगा। समझ में आया सबको ये? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका यही होता है, जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करो, जैसा जैसा दिया हो उस हिसाब से आप उस बात का यूज करिए। देखिए कैसे, चार्ज ऑन ए पार्टिकल y इज डबल ऑन चार्ज ऑन पार्टिकल x। सीखो भैया क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन पार्टिकल x, चार्ज ऑन पार्टिकल y इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल x, इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल x। ये क्वेश्चन ने दिया है, चार्ज ऑन पार्टिकल y इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल x। ठीक है, चार्ज ऑन पार्टिकल y इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल x, चार्ज ऑन पार्टिकल x का क्या है, डबल है। चार्ज ऑन पार्टिकल y इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल x, चार्ज ऑन पार्टिकल x का डबल है, अच्छी बात है। These two particle x and y after being accelerated through same potential difference, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, मान लो v कह लो, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क्राइब ए रेडियस r1 एंड r2, डिस्क्राइब ए रेडियस r1 एंड r2। वो तो सही है लेकिन r1 और r2 है किसका, रेशियो ऑफ मास x ऑफ दैट y। अच्छा x का ही होगा, ठीक है। देखो भाई ठीक है, x और y का पोटेंशियल सेम है। अब क्या कहना है, पोटेंशियल सेम पोटेंशियल, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क्राइब ए रेडियस ऑफ r1 एंड r2। तो भैया x की रेडियस r1 ले लो और y की रेडियस ले लो r2, ठीक है। अब आपसे जानना चाहता है द रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ y, मास ऑफ x टू दैट ऑफ y आपको पता करना है। सीखो भैया सवाल क्या है, सवाल में क्या क्या दे रखा है सीखिए। कह रहा था चार्ज ऑन पार्टिकल y, चार्ज ऑन पार्टिकल y इज डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल x, डबल द चार्ज ऑन पार्टिकल x, y पे चार्ज x के चार्ज का डबल है, बढ़िया। These two particle x and y आर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, अच्छी बात है। इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 एंड 2, r1 एंड r2, तो rx की रेडियस r1, ry की रेडियस r2, रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू द y। अब देखो करते क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है और उसकी रेडियस mv/qv होती है, याद है किसी को, बोलो भाई। कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है परपेंडिकुलरली तो उसका पाथ सर्कुलर होता है और उसकी रेडियस mv/qv होती है। यदि मोमेंटम के टर्म में पूछे तो ये p/qv बन जाती है, जब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछे तो ये √2me/qv बन जाती है, याद है किसी को, ये सारे फॉर्मूले सिखाए हैं। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे तो उसकी रेडियस mv/qv हो जाती है। mv को हम मोमेंटम p बोल देते हैं तो रेडियस mp/qv हो सकती है। बाद में मोमेंटम p को हम √2me लिख सकते हैं
तो ये अंडर रूट 2 अपॉन बी हो जाती है। बाद में इस एनर्जी ई को हम पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज बोलते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चार्ज, ये आ जाता है। कैसा, ये क्या है? मतलब मैं तुम्हें सिखाना क्या चाहता हूं? मैं तुम्हें सिखाना ये चाहता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चार्ज स्पीड के साथ रिलेशन दिया हो तो mv अपॉन क्यू भी लो। बोले चार्ज मोमेंटम के साथ एंटर कर रहा है तो p अपॉन क्यू भी लेना। बोले चार्ज सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर कर रहा है तो अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू भी लेना। लेकिन जब बोले चार्ज x और y सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एंटर कर रहा है तो रेडियस का आप यही फॉर्मूला लेंगे 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m डेल्टा v अपॉन क्यू। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? कि जब x और y एंटर करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ही क्या है, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा, सेम। तो डेल्टा वी तो कॉमन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगी। तो मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस है भाई, मैग्नेटिक फील्ड सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, केवल किस पे डिपेंड कर रही है, अंडर रूट 2m अपॉन क्यू पर। मतलब रेडियस ऑफ x अपॉन रेडियस ऑफ y का स्टेप बनाओगे तो ये बनेगा अंडर रूट 2 मास ऑफ x टू द चार्ज ऑफ x अंडर रूट 2 टू द मास ऑफ y टू द चार्ज ऑफ y, इस पे डिपेंड करेगा। rx अपॉन ry जो है ये आपका r1 अपॉन r2 बन जाएगा। ठीक, चाहो तो इसको स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा। जब रूट हटेगा तो क्या बनेगा, 2mx अपॉन qx, ये बनेगा 2my अपॉन qy। 2 से 2 कैंसिल, हमें रेशियो ऑफ मास x टू द मास y चाहिए तो ये आपका mx अपॉन my बन जाएगा, ये qy अपॉन qx बन जाएगा, ये r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बन जाएगा। अब qy बराबर 2qx है, qy बराबर 2qx है, ठीक है। qy अपॉन qy बराबर क्वेश्चन में 2x गिवन है, qy बराबर 2qx गिवन है, तो यहां पे आप 2qx लिख दीजिए। जैसे ही 2qx लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा, यहां पे देखो इतना दिख रहा है, qy अपॉन qx का स्टेप, qy बराबर 2qx है तो ये बन जाएगा r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर बराबर qy की वैल्यू 2qx है ना, तो ये mx अपॉन my और qy की वैल्यू 2qx लिख दो तो 2qx अपॉन qx, qx कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो आपके पास सॉल्व होके mx अपॉन my, mx अपॉन my बराबर 2 नीचे ले आओ तो बनेगा r1 स्क्वायर अपॉन 2 r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन 2 r2 स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा r1 स्क्वायर अपॉन 2 r2 स्क्वायर। देख लो, समझ लो, सीख लो। मतलब मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करे तो उसके और उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है तो उसकी रेडियस के कई फॉर्मूले हैं। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोले चार्ज पार्टिकल एंटर विद सेम स्पीड, तब तो आप रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन क्यू भी लगाइएगा। बोले सेम मोमेंटम तो लगाइएगा p अपॉन क्यू भी। बोले सेम काइनेटिक एनर्जी तो लगाइएगा अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू भी। लेकिन बोल रहा है चार्ज पार्टिकल x एंड y एंटर थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप रेडियस का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m डेल्टा v अपॉन क्यू। अब इसमें भी क्या खास बात थी, जब x और y चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, x और y दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एंटर कर रहे हैं तो इन दोनों में कोई चेंज आएगा नहीं। तो किसी भी पार्टिकल की रेडियस केवल दो बातों पर डिपेंड करेगी, मास पर और चार्ज पर। ठीक, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2m अपॉन क्यू हो गया। तो x की रेडियस टू द y की रेडियस, x की रेडियस अंडर रूट 2mx अपॉन qx हो जाएगा, y की रेडियस बनाओगे तो अंडर रूट 2my अपॉन qy हो जाएगा। अब हमें मास ऑफ x टू द मास ऑफ y चाहिए तो दोनों तरफ हमने होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, rx अपॉन ry क्या है, rx आपका r1 है, ry आपका r2 है, तो ये r1 अपॉन r2 हो जाएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर भी कर देना तो ये आपका r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा 2mx अपॉन qx, 2my अपॉन qy, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये mx अपॉन my हो जाएगा, qy ऊपर आ जाएगा, qx नीचे आ जाएगा, qy बाई qx हो जाएगा। खुद ही बोला है y का चार्ज x के चार्ज का 2 गुना है, तो qy की जगह 2qx लिख देना, ये qy की जगह 2qx लिख देना, तो 2qx से ये qx कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, r1 स्क्वायर अपॉन 2r2 स्क्वायर रेशियो ऑफ मास x टू द मास y आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? मतलब आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसकी रेडियस निकालने के 4 तरह के फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो रेडियस के 4 तरह के फॉर्मूले। एक फॉर्मूला कौन है? mv अपॉन क्यूबी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम के टर्म में p अपॉन क्यूबी, एनर्जी के टर्म में अंडर रूट 2me, अंडर रूट 2me अपॉन क्यूबी। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में 1 अपॉन बी 2m पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चार्ज। मतलब जब चार्ज पार्टिकल सेम स्पीड से एंटर करे, सेम स्पीड से एंटर करे तो आप रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन क्यूबी लगाइए। जब सेम मोमेंटम में एंटर करे, जब सेम मोमेंटम से एंटर करे तब रेडियस का फॉर्मूला p अपॉन क्यूबी लगाइए। जब सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करे, जब सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करे तो अंडर रूट 2me अपॉन क्यूबी लगाइए। और जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एंटर करे, जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एंटर करे तो 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m डेल्टा v अपॉन क्यू लगाइए। तो इस सवाल में x और y जो चार्जेस थे, बोला था कि y का चार्ज x के चार्ज का डबल है और x और y दोनों सेम पोटेंशियल पे एंटर कर रहे हैं, सेम फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो रेडियस r1 अपॉन r2 है, मतलब x और y की, तो मास का रेशियो क्या होगा? तो हमने रेडियस का ये वाला फॉर्मूला लगाया और इसमें मास का रेशियो निकाल लिया था। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? मतलब जैसा सवाल होगा उस हिसाब से आप चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात सबको क्लियर हुई कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि मूव कर रहा है तो उसका पाथ सर्कुलर तो होता है, और लेकिन उसके रेडियस का फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लगाएंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सवाल देखिए। चलो ये भी इसी पैटर्न का सवाल है। अगला इस सवाल को देखिए। ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो कौन कौन है? प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। मतलब यदि प्रोटॉन का मास m माने तो ड्यूट्रॉन का मास 2m हो जाएगा, प्रोटॉन का मास 4m हो जाएगा। ठीक ठीक, मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास m। अच्छा, अब चार्ज की बात करें, प्रोटॉन का चार्ज q, ड्यूट्रॉन का चार्ज q और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q हो जाता है। ये मास हो गया और ये चार्ज हो गया ना, ये 1h1 हो जाता है प्रोटॉन, ये 1h2 हो जाता है, ये 2he4 हो जाता है। ठीक, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। अब देखो भैया, सेम काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, सेम काइनेटिक एनर्जी हमने क्या मान लिया? E। मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, है ना, रिस्पेक्टिवली रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ दीज पार्टिकल्स आर। अब बताओ भैया, सोचने वाली बात है क्या कि ये प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये सब भाई मैग्नेटिक फील्ड वाला ही सवाल है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सवाल देखो, ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। हमने बोला ना, जितने भी सर्कुलर पाथ वाले सवाल होंगे या तो सेम स्पीड दिया होगा, सेम स्पीड दिया होगा तो रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन क्यूबी लगाना, या तो सेम मोमेंटम बोलेगा तो p अपॉन क्यूबी लगाना, सेम काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो अंडर रूट 2me अपॉन क्यूबी लगा लेना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा तो 1 अपॉन बी अंडर रूट 2m डेल्टा v अपॉन क्यू लगा लेना, रूट का नहीं।
तो कहने का मतलब अभी क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक से एंटर कर रहे हैं, तो रेडियस के बारे में रिलेशन पूछा। चलो निकालते हैं। सेम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रेडियस का फॉर्मूला होता है √2mE/qb। याद है किसी को? रेडियस का फॉर्मूला होता है √2mE/qb। यही तो पढ़ाया, बताओ। सेम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेडियस का फॉर्मूला √2mE/qb होता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की रेडियस निकालते हैं। तो प्रोटॉन की रेडियस होगी √2 मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी तो सभी की सेम है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी। ठीक, ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो गया। ठीक, चलो रेडियस ऑफ अल्फा निकालो। रेडियस ऑफ अल्फा और न्यूट्रॉन निकालो। भाई हमें रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा में रिलेशन चाहिए। चलो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन बनाओ। तो एनर्जी के टर्म में रेडियस का फॉर्मूला एक ही, √2mE/qb। चलो लगाओ जरा, √2m मास ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू बी। तो इसको ठीक कर लेते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन का 2 गुना। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन का 2 गुना है। मास ऑफ प्रोटॉन का 2 गुना है ना, इनटू ई। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन के जैसा ही होता है। तो ये आपका हो गया, मिलेगा √2 टाइम्स ऑफ √2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू चार्ज इनटू बी। ठीक, तो मतलब ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन का डबल हो गया। ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन का √2 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ रेडियस ऑफ अल्फा। रेडियस ऑफ अल्फा क्या होगा? फिर वही 2 मास ऑफ अल्फा, एनर्जी तो सेम होगी, चार्ज की जगह चार्ज ऑफ अल्फा इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे प्रोटॉन के टर्म में कन्वर्ट करो। अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना, प्रोटॉन के मास का 4 गुना, अल्फा का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना इनटू बी। ठीक, अब एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? कोई काम नहीं कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा, अब ये 4 का स्क्वायर √2 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा √2। ये 4 का स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी। 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी चार्ज ऑफ प्रोटॉन बी। तो ये भी रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो देखिए जो आपका रिजल्ट निकल के आए, वो रिजल्ट निकल के आए क्या? रेडियस ऑफ अल्फा रेडियस ऑफ प्रोटॉन के बराबर आ गई। रेडियस ऑफ अल्फा रेडियस ऑफ प्रोटॉन के बराबर आ गई। देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या निकल के आया है? 2 मास ऑफ प्रोटॉन E/qp इनटू b। रेडियस ऑफ अल्फा भी यही निकल के आ गया, √2mp इनटू E/qp इनटू b। तो अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस सेम हो गई, लेकिन जो न्यूट्रॉन की रेडियस है वो थोड़ी ज्यादा है, √2 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब ये बोलेंगे अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस बराबर है और न्यूट्रॉन की रेडियस से छोटी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस बराबर है और न्यूट्रॉन की रेडियस से छोटी है। बताओ भैया, अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस बराबर है, अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस बराबर है और न्यूट्रॉन की रेडियस से छोटी है। कैसा कैसे आया, एक बार और समझा देते क्या चीज था। फिर से देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहे हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का बारे में क्या बात होगी? मैंने आपको सिखाया कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करते हैं तो रेडियस का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, √2mE/qb। ठीक, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में रिलेशन क्या होता है कि प्रोटॉन का मास m है तो न्यूट्रॉन का मास 2m होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है। प्रोटॉन का चार्ज q हो तो न्यूट्रॉन का चार्ज q होगा और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q होगा, है ना। अब हम यूज करते हैं। तो प्रोटॉन की रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में √2mE/qb होता है। तो प्रोटॉन की रेडियस चाहिए तो 2
मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी ले लेंगे, तो ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन का स्टेप आ गया, अंडर रूट 2me इंटू ई क्यूपी इंटू बी, ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन गया, छोड़ दो। अब ड्यूट्रॉन की रेडियस की बात करो, तो ड्यूट्रॉन की रेडियस निकालनी है तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन लोगे, काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन लोगे। ड्यूट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर ही है, 1s2 है ना, 1 तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, तो ड्यूट्रॉन का चार्ज तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही होगा, तो ड्यूट्रॉन के चार्ज की जगह भी हमने प्रोटॉन का चार्ज ही ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। लेकिन ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना हो जाएगा, ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 2 गुना हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ एमपी लिख देंगे, ये √2 बाहर कर लोगे तो ये √2 mp इंटू ई अपॉन क्यूपी इंटू बी हो जाएगा, ये आपका रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ गया, तो ड्यूट्रॉन की रेडियस प्रोटॉन की रेडियस से थोड़ी ज्यादा आ गई। अब आ जाओ अल्फा पार्टिकल की रेडियस, तो √2 me अपॉन क्यूबी होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, अब मास ऑफ अल्फा रखोगे काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, चार्ज ऑफ अल्फा, अब अल्फा का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास का, और चार्ज 2 गुना होता है, 4 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी √2 mp अपॉन क्यूपी इंटू बी रेडियस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगी। तो हमारा कहना है रेडियस ऑफ प्रोटॉन के बराबर, बोला अल्फा और प्रोटॉन दोनों की रेडियस बराबर होगी और ड्यूट्रॉन की रेडियस थोड़ी ज्यादा होगी, तो बोलेंगे अल्फा और प्रोटॉन की रेडियस बराबर है, लेस देन ड्यूट्रॉन। ये क्लियर हुआ बच्चा? क्या आप लोग क्लियर हुआ? वेरी गुड, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, देखो ये सवाल आपको दे रखा है, 3 long straight and parallel wires carrying a current are arranged as shown in figure, ठीक है। The wire C which carries a current 5 ampere is so placed that experience no force. The distance of wire C from D, then देखो भैया, ये कह रहा है C पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कैसे कोई फोर्स नहीं लग रहा, होता क्या होगा सीखो, ये 15 एम्पियर और 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन में करंट है, जहां सेम डायरेक्शन में करंट है वहां अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये 15 एम्पियर वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये D वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा? इस तरह से C और B में भी सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी होगा, तो ये B वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। सीखिए सीखिए सीखिए, इन दोनों के बीच सेम डायरेक्शन में करंट है तो D वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों में भी सेम डायरेक्शन में करंट है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, B वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वायर C which carries 5 एम्पियर करंट so placed that it experience no force, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब B के कारण लगने वाला फोर्स और B के कारण लगने वाला फोर्स बराबर है। तो ये पूछा कितनी दूरी होगी, x की दूरी क्या होगी, तो आपको पता है पर यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन r, I1 बोले तो 15, I2 कितना होगा 5 अपॉन r कितना हो गया x, μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन r, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये B वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, इनके बीच में लगाओ फोर्स, क्या बनेगा μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन r, 5 गुणे 10 अपॉन r कितना हो जाएगा 15 माइनस x, ठीक। μ0/2 पाई μ0/2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ये 3 अपॉन x हो जाएगा, ये 2 अपॉन 15 माइनस x हो जाएगा, ठीक। यहां हो जाएगा 45 माइनस 3x बराबर 2x, 45 बराबर 5x, x बराबर 45/5, x बराबर 9,
x बराबर 9 सेंटीमीटर। x बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, x बराबर 9 सेंटीमीटर। देख लो ध्यान से। तो मतलब आप समझिए, कल हमने सीखा भी था, दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर जब लग रहे हो तो उनके बीच यदि सेम डायरेक्शन में करंट हो। देखो यहाँ सवाल क्या था, यहाँ 3 वायर थे, B, C और D, और ये कह रहा है इनके बीच टोटल वैसे B और D के बीच 15 सेंटीमीटर दूरी थी, और C वाले वायर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब C वाले वायर पे कोई फोर्स कैसे नहीं लग रहा होगा? इसका कारण क्या है कि इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा। इन दोनों में सेम डायरेक्शन करंट है, तो इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो D वाला C को अपनी तरफ इधर खींचेगा, B वाला इसको इधर खींचेगा, और यदि ये बैलेंस है तो इन दोनों के फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर, पर यूनिट लेंथ पे होना चाहिए, तो दोनों तरफ हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो D के कारण पर यूनिट लेंथ पर फोर्स जो लग रहा होगा D के कारण म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R लग दिया, 15 गुणे 5 अपॉन x। इसके कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, 5 गुणे 10 अपॉन 15 माइनस x कर लिया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। सबको क्लियर हुआ ये बच्चा? ये बात क्लियर हुई? देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, एक सवाल ये भी है बढ़िया। ठीक, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर कॉइल? स्क्वायर कॉइल पर कितना फोर्स होगा? तो देखो कैसे करेंगे। अब इसमें भी वही बात है, कल की एक लेक्चर में हमने ये सवाल कराया था, आपको याद है? चलो देखो, तो हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, इसका नाम देते हैं सी, डी। तो हम कहते हैं ए बी में सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, और सी डी में अपोजिट डायरेक्शन में करंट लग रही है, तो इस पे फोर्स रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो एफ ए बी माइनस एफ सी डी होगा। बोलो यार, और जाहिर सी बात है आएगा तो वायर की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा पास है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका है एफ ए बी निकालो। तो दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर के बीच फोर्स का फॉर्मूला होता है 2 × 10⁻⁷। देखो, दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि म्यू नॉट की जगह हम 4 पाई × 10⁻⁷ लिख देते हैं। तो यहाँ म्यू नॉट की जगह यदि हम 4 पाई × 10⁻⁷ लिख दे तो 2 पाई कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो चक्कर क्या है। तो इस ए बी, इन दोनों सेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट लग रही, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों केस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट लग रही, तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो पहले एफ ए बी निकाल लेते हैं। हमने इस ये दोनों, ये बी सी और ए डी सेक्शन तो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देते हैं। जो भी डिस्कशन करना है वो ए बी पर लगने वाले फोर्स और सी डी पर लगने वाले फोर्स पे करना है। तो चलो एफ ए बी बनाते हैं। तो बनेगा सीधे फोर्स का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नहीं, ये फॉर्मूला लगाओ, 2 × 10⁻⁷ I1 I2, तो 2 × 1 2 एम्पियर × 1 एम्पियर अपॉन R 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻² मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो गुणे 15 सेंटीमीटर।
15 इंटू 10 की पावर माइनस 15 सेंटीमीटर लिख दो, बाद में ठीक कर लेंगे। अच्छा एक काम कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर, ये भी तो सेंटीमीटर है तो कैंसिल हो जाएगा। रुक जाओ, इसको सिंपल कर देते हैं। ये I1 इंटू I2 नीचे कितना है 2 सेंटीमीटर। पर यूनिट लेंथ पर फोर्स का फॉर्मूला तो I1 I2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 I1 I2 इंटू R होता, लेकिन जब आपको फोर्स निकालना होगा तो ये डेल्टा L लंबाई उधर ले जाके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ डेल्टा L का मतलब ये लंबाई होगी ना, तो ये डेल्टा L 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर से आप उसको गुणा कर दीजिए माइनस, ठीक। अब FCD बनाना चाहो फिर वही बनेगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, I1 I2 I1 बनाओ तो 2 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर, 2 इंटू 1, इसको हटा दो, 2 इंटू 1 अपॉन R, R कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और डेल्टा L की बात करो तो डेल्टा L अभी भी वही लोगे, कितना 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, 2 बन जाए 2 से 2 भी कॉमन आ जाएगा, और कुछ बचेगा नहीं। अब अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/12। चाहो तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ये है, तो चाहो तो ये 2 भी बाहर निकालो, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, अच्छा 15 सेंटीमीटर भी तो रहेगा, सॉरी ये 15 सेंटीमीटर भी तो रहेगा, 15 भी रहेगा, सॉरी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। अब ये 6 से 5/6 ये आ जाएगा, 15 ये हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 5 इंटू 5 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन हो जाएगा, वो भी टूवर्ड द वायर, ठीक। ये कुछ बेसिक सवाल हमने किए, अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए सवाल सॉल्व करेंगे। अब आप सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जितना भी थ्योरी कंटेंट है 1 2 लेकर लेक्चर 5 6 तक, वो सारा देख के अपना बेसिक अप्रोच तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस शीट पूरी लगा डालिए। तो मंडे के लेक्चर में फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्लास ही रखेंगे, जिससे ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए।